इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर पे चंद्रमा है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपकी कन्या राशि है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाने वाला है। तो ये देखिए, ये कुंडली है जो कि अप्रैल महीने में आप लोगों की पूरे महीने रहेगी। अगर आपका चंद्रमा जो है वो 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ये आप ही की ही कुंडली है। और इसी तरीके से जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिए हैं। पूरे महीने प्लैनेट की कैसी पोजीशन रहेगी उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपकी कोई ढैया या कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। 5 अप्रैल को मंगल देव जो हैं मिथुन राशि में आपके दशम भाव से जाके आपके 11वें भाव में नीच के होके बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं मरकरी और वीनस की बात करूं तो देखिए, मरकरी और वीनस जो हैं वो मीन राशि में बैठे हुए हैं और ये दोनों अभी इस समय रेट्रो हैं और दोनों मार्गी कब होंगे। मरकरी जो है, बुध जो है वो 7 अप्रैल को मार्गी होंगे और शुक्र देव जो है वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे, लेकिन वो पूरा महीना यहीं पे ही बैठने वाले हैं। सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल को मीन राशि को छोड़ के एरीज में अपनी उच्च की राशि में आके बैठ जाएंगे, जो कि आपका अष्टम भाव है। उसके अलावा राहु केतु जो है वो यहीं रहने वाले हैं और शनि देव अभी 29 मार्च को ही यहाँ पे मीन राशि में ट्रांजिट किए हैं। अब आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे मैंने मीन राशि में सैटर्न, राहु, मरकरी, वीनस, सन और इसके साथ एक और प्लैनेट हाईलाइट किया है, ये ब्लू कलर का, जिसको नेपट्यून बोलते हैं। तो यहाँ पे नेपट्यून क्यों लिखा है? हम लोग अक्सर 9 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं और यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो को के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उनके बारे में बात करी जाती है, लेकिन क्योंकि ट्रांजिट में 2011 में नेपट्यून का भी ट्रांजिट मीन राशि में हुआ था और मीन राशि जो है नेपट्यून की फेवरेट राशि है, इसलिए डेफिनेट बात है कि मीन राशि में क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, साथ में नेपट्यून भी बैठे हैं, तो उनका भी इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ेगा ही। और ये यहाँ पे 2026 तक, पूरे 1 साल तक अभी रहेंगे। नेपट्यून कैसे है, किस तरीके का उनका नेचर है, छोटे से शब्द में आपको बताऊंगी। देखिए, चंद्रमा को, वीनस को और केतु को, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं और इनकी इंटेंसिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो एक पर्सनालिटी बनती है नेपट्यून की। तो नेपट्यून कुछ उस तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे नेपट्यून है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी और उसके अलावा जितनी भी क्रिएटिविटी है उन सब चीजों में और ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। अब आप ये देखिए कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं, 6 प्लैनेट्स, वो कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? आपके सप्तम भाव में, 7th हाउस में। इट मीन्स आपका 7th हाउस तो है फुली एक्टिवेटेड है। और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे ये भी देखती हूँ कि 12वें भाव के स्वामी वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके लगन के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके दूसरे भाव के भी स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। तो कितने सारे, इनफैक्ट आप के जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो 7th हाउस आपका बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट है। लेकिन यहाँ पे शनि और राहु भी बैठे हुए हैं, जो क्या करते हैं, जब भी शनि और राहु दोनों की युति होती है पूरी कुंडली में कहीं पे भी, तो उसको श्रापित योग भी बोलते हैं। काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, क्योंकि कर्माधिपति जो है वो राहु के साथ बैठे हैं, बिल्कुल अपने से विपरीत प्लेनेट के साथ। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिस्टरबेंस ये इसको क्रिएट करते हैं, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लग्नेश भी आप देखिए 7th हाउस में बैठ गए हैं। अगर ओवरऑल में देखो तो मुझे जो नजर आता है कि अगर कोई आपके जो वर्गो राशि वाले लोग हैं जो बहुत टाइम से अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं, तो उनका ये वाला घर तो एक्टिवेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके शादी के योग जो है बहुत प्रबल बन रहे हैं। उसके हिसाब से उसके बाद ये भी देखें ना, पंचमेश जो है 5th हाउस के स्वामी, वो भी तो 7th हाउस में आ रहे हैं।
पंचमेश भी 7th हाउस में बैठे हुए हैं। उसके बाद आपके भागेश भी उच्च के 7th हाउस में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे लव मैरिज भी हो सकती है आपके। अगर आपका किसी के संग अफेयर है और किसी के संग प्यार काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो हो सकता है कि उसको आप मैरिज में कन्वर्ट कर लें इस महीने। तो ये महीना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिख रहा है। उसके अलावा अब अगर आपका प्रोफेशन जो है कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी न्यू पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन साथ में ना देखिए, केतु जो है ना वो लगन में बैठे हुए हैं। केतु क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी उस चीज से आपको हटाते हैं। तो आपको हो सकता है कि शादी के बहुत अच्छे ऑफर्स आए, और शादी का क्योंकि हाउस फुली एक्टिवेटेड हो रहा है, लेकिन केतु वहां पे बैठे हैं ना, तो वो आपको उस चीज से हटाएंगे। आपको आप सब कुछ आने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आप मेंटली पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे उस चीज को करने के लिए। ये केतु का काम है, केतु इसी तरीके से काम करते हैं। मंगल देव भी ना नीच के होके आपके विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले घर में आ जाएंगे। तो 11वें भाव में, एकादश भाव में मंगल देव जब आ जाएंगे, तो यहाँ से आके, यहाँ पे आके वो आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। तो एक चीज और मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा अपनी वाणी का भी ध्यान रखें। देखिए वैसे भी मिथुन लगन वाले जो होते हैं, कन्या लगन वाले जो होते हैं, जिनके लॉर्ड मरकरी होते हैं, बहुत तोल मोल के बोलने वाले होते हैं, उन वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। वैसे भी बहुत कुछ सोचते हैं कोई भी चीज करते समय। इनफैक्ट एक्सपेंसेस या पैसों को खर्चने के लिए उनके दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन चल रही होती है, और उसके बाद वो चीजें करते हैं। और यहाँ पे केतु क्या करेगा, केतु और ज्यादा उनको उन सब चीजों में उनकी इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और शायद हो सकता है कि इरिटेट होके आपकी वाणी में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको अपनी बोली का ध्यान रखना है। आपको मुंह से किसी के साथ नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि नीच का जो मंगल है वो यहाँ पे आपके दूसरे भाव में देख रहा है। शुक्र जो है वो दूसरे भाव का स्वामी है, जो कि उच्च का होके आपके 7वें हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट देगा। हो सकता है आपका जो पार्टनर होगा वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपकी वाणी की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो छोटे मोटे ट्रेवल्स जो हैं वो आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है मंगल के 11वें भाव में होने की वजह से। उसके बाद फिर जुपिटर जो है वो ऑलरेडी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि आपके भाग्य के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। देखिए 14 अप्रैल को आपके सूर्य देव जो हैं वो अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टबन भी हो सकते हैं। आप जल्दी किसी की सुनेंगे नहीं। आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले किसी ना किसी की सलाह ले लें, और उसके बाद ही कोई काम करें। आपको स्किन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है जब तक मरकरी रेट्रो है। जैसे मरकरी जो है वो मार्के हो जाएंगे, तो फिर आपको वो दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। और क्योंकि मरकरी आपके रेट्रो हैं और मरकरी आपके लगन के स्वामी भी हैं, तो अभी एटलीस्ट 7 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं यही बात बोलूंगी। और किस किस चीज का, आपको अपनी वाणी का तो ध्यान आपको पूरा महीने ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल देव हैं वो अपनी चौथी दृष्टि से वहां पे देख रहे हैं, आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं। आपको बेनिफिट देंगे डेफिनेटली। आप ट्रेवल वगैरह करेंगे, कुछ प्रोफेशनली आप ट्रेवल करेंगे, कुछ काम से रिलेटेड, आपको उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह, कोई बहस वगैरह में आप आ गए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ, अगर आपका काम ही कुछ कोर्ट से रिलेटेड है, आप वकील हैं, तो उन सब चीज़ों के हिसाब से, अगर आप वकील करते हैं, आप किसी कंसल्टेंसी में हैं, तो फिर आपके लिए ये महीना जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ये तो थी जनरलाइज कुंडली। अगर आपको पर्सनल कुंडली बनवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी, पूरे महीने आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटित हो रही हैं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।